बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम बातें, एक तो परवेज़ खटक के साथ हो गया प्रैंक, वो क्या था वो आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उस प्रैंक का हिस्सेदार एक चीज़ और भी है कि ट्विटर की चिड़िया कहाँ गायब हो गई, इसको भी उसी के साथ शुमार करेंगे। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक कौम के नाम खिताब किया है, और वो खिताब क्या है उसके साथ तफसीलात ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो उन्होंने तोशाखाना के हवाले से बात की थी, जो भी आज तमाम सूरत हाल थी आज के दिन की, जो कि एक ड्रामेटिक सिचुएशन थी। उन्होंने एक पैगाम भी दिया इस्टेब्लिशमेंट को। वो पैगाम क्या था वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। आज ज़रा जी इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि अपने दौर इक़्तिदार में पूरी कोशिश की कि ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आएँ, लेकिन आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी और वो करप्शन नाइंसाफ़ी को वो बुरा नहीं समझता था। यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब की वो बात कर रहे हैं कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, जबकि उसी चीज़ को, इसी इन्हीं अल्फाजों को थोड़ा सा पीछे चले जाए तो कमर जावेद बाजवा साहब ही थे जो सहाफ़ी हजरात बैठे होते थे तो उन्हें बता रहे होते थे कि ये देखें, ये हमारे पास कितनी, इनके पास तवील लिस्ट है कि इन्होंने इस मुल्क को, कौम का कितना पैसा लूटा है। और जब इमरान खान साहब दौर इक़्तिदार में आए तो बिल्कुल ही उसका उलट हो गया, जो कि आप सबके सामने, और अब तो ये खुली किताब है, सबको पता ही है। उसके बाद इमरान खान साहब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कॉल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। जब तक हमारे निज़ाम में इंसाफ नहीं, हम कायद-ए-आज़म के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को अजीम फ़लाही रियासत नहीं बना सकते। हमने 27 साल से इंसाफ के लिए जद्दोजहद की है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने 27 साल तक जद्दोजहद की है, क्योंकि ये एक वाहिद जमात है जो नीचे से उठ के आई। कि याद हो कि इमरान खान साहब को परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ी ऑफ़र की थी, वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे ठुकरा दिया था। कहा नहीं, वो यूँ ठुकराया था कि वो उनका एक स्टैंड क्लियर था कि मैं जब आऊँ ना तो अपनी आवाम की ताकत से आऊँ, और मुझे जो सिलेक्ट करे ना वो आवाम करे। आवाम चाहेगी तो मैं आऊँगा, आवाम नहीं चाहती तो मैं नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर एक लेबल नहीं लगाना चाहता, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी उर्फ भगोड़ा नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगा लिया है। सुनने में थोड़ा कड़वा ज़रूर है, लेकिन वो हैं तो गेट नंबर 4 की पैदावार। सब कहते हैं, शेख रशीद साहब भी कहते हैं। आ जाए जी आगे। आप लोगों की आज़ादी राय ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ सकते। जो आज़ाद मुल्क होते हैं सिर्फ वही तरक्की करते हैं, यानी कि आज़ाद मुल्क होते हैं तो वही तरक्की करते हैं। आप इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया हमसे इतना क्यों आगे? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट होके आती है हुकूमतें, क्योंकि वहाँ पर बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होते कि आज इसको मौका दो, अगली बारी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। यहाँ तो हमारे यहाँ तो फुद्दू खाता लगा हुआ है, इन शॉर्ट कहा जाए तो। ये स्टेटस को ही है ना कि पहले तू, फिर तू, फिर तू, फिर तू। अब ये ख़त्म हुए, बड़े ख़त्म हुए तो इनकी औलादें आ गई कि मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। तो इस स्टेटस को इमरान खान साहब ने तोड़ा था, जो कि बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन ये वही स्टेटस को दोबारा जन्म ले रहा है। फ़र्क क्या है कि औलादें ऊपर आ गई और बाप नीचे हो गए, बस। इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि आपने वही मौरूसी सियासत को ही ज़िंदा किया है ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर इसमें से कुछ नया निकल के आता है, नई लीडरशिप आती, नई एक पार्टी आती, उसकी नई लीडरशिप होती, नए फेसेस होते, पढ़े लिखे नौजवान होते, तो समझ में भी आता है कि हाँ यार कुछ बराबरी हो रही है। अब ये तहरीक इंसाफ में जो धड़े बने हैं, तो ये क्या है, कुछ इलेक्टेबल्स हैं तो कुछ वो हैं जो जहाँ हवा चलेगी वो वहाँ चलते जाएंगे, जीती जाती। मेरा परवेज़ खटक साहब है, थोड़ी तेज़ हवा चल गई तो इधर, और ज़्यादा तेज़ चल गई तो उधर। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ैसला जो भी आ जाए मुझे नाअहल कर दें। क्या कौम मान जाएगी इस फैसले को? मुझे नाअहल भी कर दें तो पार्टी यही है जिसकी 80% आवाम में पजीराई है। इन 200 केसेस का मकसद सब जानते हैं कि किसी भी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए, जिसका अमली नमूना आज आपने देख भी लिया कि इनका एक ही तो टारगेट है। और आज जो, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा इस पर आगे, तोशाखाना पर आगे। आज जो इतना पीटीए की, खैर पीटीए की बहुत बड़ी फतह है और इसका क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ के वकला को और इन इत्तेहादी हुकूमत को। ये जितने भी भिखारी दानिश्वर बैठे हुए हैं, इन्होंने बोगस केसेस तो एक तो बना दी जल्दबाजी में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती कर दी। इनकी गलतियों ने ना उससे रिलीफ दिली है, यानी कि अदालतों का इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर कोई ये कहता है ना कि अदालत ने उसको रिलीफ दिया, तो अदालत ने उनको रिलीफ नहीं दिया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने वो मेरिट के बुनियाद पे रिलीफ लिया है। वो क्यों? अब आपने 200 केसेस बना दिए, अब आप बैठ गए जज साहब, कहते हैं कि ठीक है जी, इमरान खान साहब के
हाजिर हों ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस साहब कहाँ से हाजिर हों, वो तो ऑलरेडी किसी दूसरी अदालत में पहुँचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि केसेस ही इतने, तो कहते हैं अब क्या करें ये जज साहब, सर थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, वक्फ़ा लेते हैं 1 आध घंटे का, वापसी आते हैं, हाँ जी ख्वाजा हारिस कहाँ है सर, वो तो अब नैब चले गए क्योंकि अब वहाँ पर भी तो केस है, हुण की करें, चलो जी अगले दिन ट्रांसफ़र। तो इस तरह करते 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 खींच के तहरीक इंसाफ इसको आगे तक ले गई, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसका क्रेडिट मैं ये नहीं कहूँगा कि अदालतों ने उनको रिलीफ़ दिया है, अदालतों ने उनको रिलीफ़ नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल मेरिट पर लिया है। और किसकी वजह से? इत्तेहादी हुकूमत की वजह से। इन भिखारियों के दिमाग में ऐसा क्या था कि एकदम इतने केसेस उस पर दाग दिए। अब उस फ़ायदा उस किसको हो रहा है? इमरान खान साहब को हो रहा है उसको अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि अब जब ये कोई भी अदालत बैठती है, कोई भी हो, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लें या लाहौर हाई कोर्ट ले लें, इवन के जुडिशल कॉम्प्लेक्स ले लें, जहाँ भी बैठेंगे वो क्या होगा कि हाँ भाई वकील को बुलाएं, वकील क्या, वकील तो बोल देंगे भाई वो तो नैब में। फिर क्या करेंगे? चलें भाई, कब तक आएंगे, देखें कब तक आते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेके वापसी आएंगे, हाँ भाई ख्वाजा हारिस कहाँ है, तो ख्वाजा हारिस तो सुप्रीम कोर्ट में, क्यों, वहाँ भी एक से केस लगा हुआ है। तो इस तरह घूमते घामते इमरान खान साहब ने इनको घुमा के आगे ले गए। चूँकि इनसे वो टूटा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं, तो इन्होंने केस पे केस तो दाग दिए, सोचा नहीं। कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। ये उसको बोलते थे कि ये उसको कहते थे कि ये कल का बच्चा है, क्रिकेटर है, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। अब उस कल के बच्चे ने, जिसको नहीं पता सियासत क्या होती है, जो कि एक क्रिकेटर है, उसने इनकी नाक में दम कर दिया। इवन कि इनके हत्ते ही नहीं आए। कितने महीने हो गए इनको आए हुए? कोई 15 महीने से ज़ायद हो चुका है। अब तक ये उसका ना ये बाल भी बाका नहीं कर पाए। ये मान लें, ये तस्लीम कर लें, जब आप इतनी बड़ी एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो उसमें ये कह दिया करें कि हाँ हम नाकाम हुए हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हार माननी चाहिए कभी कभी। हार मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता जी। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि 12 मई से हमारा मौक़िफ़ है कि हमें जज हुमायूं दिलावर से इंसाफ नहीं मिलेगा। जब मुझे गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया तो इसी जज ने वहाँ आकर अदालत लगाई और मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया। ना मेरा वकील कुछ जानता था, ना मैं। हमें तब पता चल गया कि यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी कि इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया था तो इसी अदालत में यही जज मौजूद थे और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। देखा ना कि इमरान खान साहब उठ गए, जो कि प्री प्लान था। इमरान खान साहब उठे, इनको पता था उन्होंने उठना है, और उन्होंने उठते के साथ ही फ़र्द जुर्म आयद करना शुरू कर दी, यानी कि बोलना शुरू कर दिया, आप बताते हैं एक्यूज़्ड को। तो वो करके ये निकल लिए। और अब इनसे पूछा हाँ भी क्या हुआ, तो कहते हैं मैंने तो फ़र्द जुर्म आयद कर दिए। इमरान खान साहब बोलते मैं तो था ही नहीं, मैं तो भाई कहीं और ही था। क्यों? अच्छा, उसमें भी काली वी को देखने को मिली थी। मैं तो इमरान खान साहब ने भी चंद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया है कि काली वी को खौफ तोड़ें। खैर, मूव टू द पॉइंट जिस पर हम आ रहे थे, तो अब आ जाएँ जो ये कोई दिलावर साहब, जज साहब जो हैं, अब इन पर इनको एतमाद क्यों नहीं है? एक तो उनकी फ़ेसबुक पोस्ट जो हमने कल के व्लॉग में शेयर की थी, कि आपने देख ली होगी, उनकी प्रोफाइल पूरी इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ में भरी पड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो तराजू का पलड़ा अगर बराबर करना है ना, तो चलें इसी के साथ एक ब्रैकेट में एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। अगर मरीम साहिबा चाहती हैं कि तराजू के पलड़े बराबर हों, तो ठीक है, इमरान खान साहब को 2 बार और वज़ीर आज़म बना दें, 3 बार वो बन जाएंगे। 3 बार नवाज़ शरीफ ऑलरेडी बन चुके हैं, और 2 गोलियाँ नवाज़ शरीफ साहब की टांग में दाग दी जाएँ। 2 या 3 गोलियाँ थी गालिबन इमरान खान साहब की जो टांग में लगी थी, वो उनके टांग में दाग दी जाएँ, ताकि तराजू का पलड़ा बराबर हो जाए। इन ओवर टू यू ब्रैकेट। खैर, ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो इस चैप्टर को भी क्लोज करते हैं और आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिए, सबसे पहले ये सुन लें। लोगों पे जुल्म करते जा रहे हैं, लेकिन पार्टी तो बढ़ती जा रही है, तो क्या या तो इलेक्शन कभी नहीं करवाना, लेकिन जब भी इलेक्शन होगा, ये मेरी आज आप पेशेंट को ही सुन लें, जैसा जो जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, जब इलेक्शन होगा और जो पब्लिक इस मुल्क की निकलेगी, आप जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ को जीतने से नहीं रोक सकते इंशाल्लाह। इसलिए मैं आज भी अपने उन लोगों को जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, मैं तो पीडीएम के लोगों को, सबको, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, सबको कहना चाहता हूं कि देखिए, टाइम आ गया मुल्क का सोचने का। अपनी सोच ज़ात बीच में से निकाल दें। जब भी मुल्क का सोचेंगे अपनी ज़ात से हट के, हम सब बैठ के वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और वो है
साफ और शफाफ इलेक्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो आपने सुना इमरान खान साहब ने इत्तेहादी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को कहा है कि इस मुल्क का सोचें खुदा रहा। अब वाकई ही ये वक्त आ गया है कि मुल्क का सोचा जाए। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। कम से कम इतना तो हम हों कि दुनिया के साथ कदम मिला सकें। ऐसा नहीं है कि अभी हमें हकारत से देखा जाता है। अल्लाह ना करे कि वो दिन है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं और हमें हकारत से देखा जाए। वो दिन ना आया है और ना ही इंशाल्लाह कभी आएगा। लेकिन इस मकाम पर भी अगर अभी हम ना सोचें ना कि हमने अब क्या करना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का और हमारा। वरना फिर यही है कि हर इलेक्शन में हम कोसते रहेंगे, रोते रहेंगे और फिर यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी कि हम 70 साल दुनिया से पीछे हो गए, हम 75 साल दुनिया से पीछे हो गए। अभी एक मौसूफ़ हैं एहसन इकबाल साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है ये कल की कि उन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया से टॉक थी कि हम 75 साल पीछे हैं। तो भाई 75 साल से पीछे हैं, अभी मेरी बात सुनो, 75 साल से पीछे हैं। 40 से 45 साल हो गए आप लोगों को, स्टेटस को नून लीग पीपल्स पार्टी, कभी इसकी बारी कभी इसकी बारी, कभी इसकी बारी कभी इसकी बारी। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, उसको या इसको? आप में से किसी एक को जाएगा ना। तो अगर 40 साल हम 35 साल पीछे हो गए तो उसका सहरा आपको जाता है, आपके कामों को जाता है, आपके इरादों को जाता है, आपकी करप्शन को जाता है। अगर आपने कुछ ईमानदारी से किया होता, आवाम के लिए सोचा होता, तो आज ये दिन नहीं होते। अब आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, ईमानदारी से किया होता। मैं 100% सही बात कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी से किया होता तो आज भगोड़ा पाकिस्तान में इलाज करा रहा होता, लंदन में नहीं करा रहा होता। शौकत खानम मौजूद है, यहाँ से करा लेते क्या हो जाता। इमरान खान साहब कहाँ से इलाज कराते हैं? शौकत खानम में कराते हैं ना। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ी बात कही है, और वो क्या कही है ज़रा सुन लें। ये मेरी आज आप पेशेंट को ही सुन लें। जैसा जो जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, जब इलेक्शन होगा और जो पब्लिक इस मुल्क की निकलेगी, आप जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ को जीतने से नहीं रोक सकते इंशाल्लाह। इसलिए मैं आज भी अपने उन लोगों को जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, मैं तो जी, तो ये इमरान खान साहब ने इत्तेहादी हुकूमत को ललकारा है कि जो मर्ज़ी करना है कर लो। अब तक करके क्या कर लिया? कुछ हासिल कर लिया? नहीं किया ना। तो आप जो मर्ज़ी करना है कर लो, जीतेगी तो तहरीक इंसाफ ही। अच्छा जी, ये था इमरान खान साहब का खिताब। अब आ जाएँ जी, ये परवेज़ खटक के साथ क्या प्रैंक हो गया। तो परवेज़ खटक के साथ ये प्रैंक हुआ है कि उसमें मैंने ट्विटर को भी जोड़ा था कि ट्विटर की चिड़िया कहाँ गई। तो एलन मस्क ने, मुझे अब पता चला, जब हमने इतनी रिसर्च की तो पता चला एलन मस्क ने अपनी ट्विटर की चिड़िया परवेज़ खटक को दे दी। वो कैसे? परवेज़ खटक साहब गए इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान लेने, जो कि था शाहीन, लेकिन उन्हें मिला क्या? चिड़िया। तो ये उनके साथ एक प्रैंक हुआ है। और एलन मस्क इतना एक, खैर प्रैंक तो ईसीपी की तरफ से हुआ, लेकिन अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो परवेज़ खटक तो इनकी तो लॉटरी लग गई कि वर्ल्ड बिगेस्ट बिलियनरी बंदे की और बिगेस्ट वेबसाइट का इन्हें आइकन मिल गया है, चिड़िया, ट्विटर का आइकन मिल गया। तो इन्हें और क्या चाहिए। तो परवेज़ खटक साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर में जाते जाते दो अहम बातें कर दूं आपसे। एक तो ये कि इमरान खान साहब को आज, जब हम ये वीलॉग पब्लिश करेंगे तो उस दौरान ही आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब को आज नैब अदालत ने तलब कर लिया है। इमरान खान साहब को आज नैब ने तलब कर लिया है 190 मिलियन पाउंड केस में। तो एक और बोझ, यानी कि हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई उनकी पेशी ज़रूर होती है। और ये जितनी बोंगियाँ मारेंगे ना, ये उतना फंसेंगे। अब तक इन्होंने 200 मुकदमात किए, तो अभी उसके साथ मैंने आपके साथ तफसील शेयर की है कि क्या सूरत हाल है। वकील कहाँ होता है, जज कहाँ होता है, फिर जज किधर होता है, तो वकील किधर होता है। तो ये इस तरह घूमते ही घामते रहेंगे। इमरान खान साहब इनके हाथ नहीं आने वाले, और ये चाहते भी नहीं होंगे गालिबन कि वो हम इनके दौरे हुकूमत में अरेस्ट हो। एक तो इनको बहुत डेंट पड़ा, ऊपर से दोबारा अरेस्ट हो गए ना, तो इन्होंने जूते भी खाने, लित्तर भी खाने, सब कुछ खाने। तो इन्होंने बोला ना बाबा, ये इतना बड़ा टोकरा शायद हम ना उठा सकें। अब हो सकता है कि 1 लाख में से कोई हमें 1 वोट दे रहा हो। एक मिसाल है, अगर इसको हम नहीं उठा लिया तो 1 लाख में से वो 1 वोट भी नहीं आना। तो उस 1 वोट की लाश की खातिर इसे निगरान हुकूमत पे डाल दो। खैर आ जाए जी, एक मस्खरी खबर है जो हम बोलते हैं मसालेदार खबर। वो मसालेदार खबर ये है कि एक ही सिक्के के 2 रुख। कौन? ये मरीम साहबा को देख लें, ये इलेक्शन कैंपेन करती थी, 2018 की इलेक्शन कैंपेन की इन्होंने। और वो क्या की है कि इमरान जरदारी भाई भाई, एक ही सिक्के के 2 रुख। और इमरान खान साहब बोलते हैं मेरा इनसे क्या वास्ता, मैं तो कट्टर खिलाफ हूँ नवाज शरीफ के, जरदारी के करप्शन के मामले पे।
मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ, कोई कोएलिशन नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना अपने बयानिए में खुद ही फंसते हैं। जो कुआं खोदता है ना, गड़ा खोदता है, वो उसी में खुद गिरता है। देख लें ज़रा भगोड़े नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। लोग कई कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो ये जरदारी साहब से मिले हुए हैं। अब उनको कौन समझाए, कौन समझाए? आप समझाएंगे उनको? ये कहते हैं मैं समझाऊंगा। जी, इन्हीं की हुकूमत है और पीपल नून लीग की हुकूमत है ना, और ये आज एक साथ बैठे हुए हैं। इवन कि आपने देखा होगा कि निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत भी किससे हो रही है? शहबाज शरीफ उर्फ भिखारी आज़म, जरदारी साहब और आ गए आपके भगोड़े नवाज शरीफ साहब। इन तीन के दरमियान आपस में हो रही है। लेकिन मैं गुज़िश्ता व्लॉग्स में पहले ही बता चुका हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म तय हो चुका है, और वो कौन है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब हो सकता है वो ना भी हों, लेकिन मैंने जो पिक्चर देखी उस हिसाब से आपको बताया कि वज़ीर आज़म निगरान शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। आ जाए दी मूव टू द नेक्स्ट कि कौमें किस तरह तरक्की करती हैं। भिखारी आज़म ने एक अपनी मंतक लॉन्च कर दी, और उनकी मंतक क्या है पहले ये ज़रा देख लें कि उनकी मंतक क्या है। पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपना वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें। जी, तो सुना आपने, कौमें तरक्की करती हैं कर्जे लेकर। इसीलिए इन्होंने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और अब तो आपको राज पता चल गया ना कि कौमें कैसे तरक्की करती हैं। यानी कि इंडिया, चाइना, यूएसए वो पागल हैं जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं मुल्कों को कि तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। इसका मतलब वो गरीब हैं जो कर्ज़े दे रहे हैं, जो कर्ज़े ले रहे हैं वो बहुत अमीर हैं। इस लॉजिक की थी समझ में आती। अगर इसी तरह से मुल्क ने तरक्की करनी है, थोड़ा सा पीछे दोबारा लेके जाऊँगा। अब आपको पता चला ये जो कहते हैं कि मुल्क 35 साल पीछे चला गया, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो इसीलिए तो चला गया। कर्ज़े लेते हैं दबाते हैं, कर्ज़े लेते हैं दबाते हैं। अभी तमाम सेटअप ना इत्तेहादी जमाती ये हमेशा बीमार रही हैं, अभी ये बीमार होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत जा रही है और डिज़ोल्व होने वाली है। 9 तारीख की रात को डिज़ोल्व हो जाएगी असम्बलियाँ, और उसकी समरी 8 तारीख को भेज दी जाएगी, जो कि 9 तारीख को डिज़ोल्व हो जाएगी असम्बलीज़। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।